सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सभी राजनीति विज्ञान परिषद के गठन पर यहाँ इस सभागार में एकत्रित हुए। तो मैं दो लाइन पहले राजनीति विज्ञान परिषद का जो गठन हुआ है उसके बारे में कहना चाहूंगा और उसके बाद जो हमारा टॉपिक है रूस यूक्रेन संघर्ष का, तो मैं उस पर बात करूंगा। जो राजनीति विज्ञान परिषद का गठन है वो 14 मार्च को बबीता मैडम ने हमारे सामने एक प्रस्ताव रखा था और उसी के बाद में जो है इसका गठन किया गया। जो ये राजनीति विज्ञान परिषद है इसका गठन इस उद्देश्य के साथ किया गया है कि हम किताबें तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन व्यवहार में उनको कैसे उतारना चाहिए ये हम अब तक सीख नहीं पाए। आज हम प्रेप क्लास से फर्स्ट क्लास से सोचे तो हम कितनी किताबें पढ़ चुके हैं लेकिन व्यवहार में हम उनका ज्ञान अभी तक ले नहीं पाए। तो वास्तविक जो किताबों का जो ज्ञान है हमने जो व्यवहार प्रकट है उसको व्यवहार में परिणित करने के लिए, उसको व्यवहार में उतारने के लिए हमने राजनीति विज्ञान परिषद का गठन किया है। आप सभी इस गठन के अवसर पर हमारे बीच बता रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब रूस यूक्रेन संघर्ष के बारे में भी बात कर लेते हैं क्योंकि पिछले 47 दिनों से जो एक छोटा सा देश यूक्रेन है वो मिसाइलों गोलियों की मार सह रहा है। वहाँ के जो नागरिक है उनको बंकरों में रहना पड़ रहा है। तो ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। 47 दिन आज के दिन को थोड़ा सा तो 47 दिन इस युद्ध को हो गए। तो इसके परिदृश्य की बात करें तो पिछले कई महीनों से इसके बारे में बातचीत हो रही थी कि अमेरिका ने भी खुफिया एजेंसियों के द्वारा ये इनपुट दे दिए थे कि जो रूस है वो यूक्रेन पर हमला करेगा। जो रूस और यूक्रेन संकट की जो पृष्ठभूमि बनी थी, एक हेलेंस्की समझौता हुआ था 1975 के अंदर और उस समझौते के अंदर जो पश्चिमी देश थे और जो अमेरिका थे उन्होंने रूस पर दबाव बना करके हेलेंस्की समझौता किया था और उस समझौते के अंतर्गत जो यूरोपीय देश थे उन पर रूस को आक्रमण नहीं करने की संधि और शर्तें होती हैं वो उस पर लागू की। लेकिन जब यूक्रेन पर आक्रमण हुआ तो उसने जो हेलेंस्की समझौता था 1975 का उसको भी तोड़ दिया और 2014 के अंदर आपको याद हो तो 2014 के अंदर एक मिस्र शांति समझौता हुआ था, उसने उसकी शर्तों को भी नहीं माना। मिस्र शांति समझौते की शर्तों का भी उल्लंघन किया। जब भारत के निवासी मेरा जो ये स्पीच है आज का वो भारत पर केंद्रित हुआ कि किस प्रकार जो रशिया यूक्रेन की बात है उसका भारत पर प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव देखा जाए तो मैं तो मानता हूँ कि प्रभाव जो श्रीलंका में जो वित्तीय आपातकाल लागू हुआ वहां पर भी कुछ न कुछ कारण जो है वो रशिया हुई है। महंगाई की मार के कारण जो जनता है, जनता का जो सरकार पर विश्वास है वो हमेशा उठ जाता है। आज खाने पीने का जो सामान है वो 10 रुपए में आने वाला तो 20 रुपए में आ जाता है। जो घर की जो माँ बहनें हमारी हैं वो सबसे ज्यादा नाराज होती है और माँ बहनों की जो जिद है उसी के आधार पर परिवार चलता है। तो उसके कारण जो सरकार आज हमें देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान में सरकार गिरी गिरी और श्रीलंका में जो है वित्तीय आपातकाल लागू हुआ। हमारे भारत सरकार द्वारा वहां पर जो वित्तीय सहायता है वो भी उपलब्ध करवाई गई। तो जो यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वहां पर तो उसकी पृष्ठभूमि मेन तो ये है कि वहां पर जो रूस के जो लोग रह रहे हैं उसके पूर्वी डोनबास के क्षेत्र है जो लुहांस्क और जो क्षेत्र है वहां पर जो रशिया के जो लोग रहते हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया यूक्रेन के खिलाफ। वो आप सोची समझी बात समझ सकते हो क्योंकि जो रूस के जो पुतिन है हमारे वो पुतिन ये चाहते हैं कि जो 1991 से यूक्रेन के पहले जो सोवियत संघ था उसकी स्थापना की जाए। वो उस समय की जो परिस्थितियां थी जो एकल देश था उस समय का वो उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो उस समय की सामरिक दृष्टि थी। भाई ने भी पहले बताया कि वहां परमाणु शस्त्र सबसे ज्यादा थे, तेल आयात सबसे ज्यादा था। तो रूस अब तक जो टिका हुआ है वो तेल के आधार पर टिका हुआ है। जो पूर्वी जो पश्चिमी जो राष्ट्र हैं जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, वो इतना उस पर क्यों मतलब दबाव नहीं बना पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि जब वो दबाव बनाकर उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। मान लो आज हमने कह दिया कि हम रूस से कुछ भी आयात नहीं करेंगे तो हमारी जो है तेल का संकट उत्पन्न हो जाएगा। आज जो हम 120 रुपए भरवाते हैं वो 220 तक पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि हम आयात नहीं कर पाते। इस कारण जो रूस है वो अभी तक 47 दिनों से लड़ रहा है। उसके सामने पूरा विश्व दबाव बना रहा है लेकिन वो भी। लेकिन अब बात भारत की कर लेते हैं कि भारत को किस तरह से चलना चाहिए आगे और भारत के लिए आगे की राह क्या हो सकती है। मतलब हम चर्चा करते हैं तो उसका बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि पीछे क्या घट गया, हमारा मत आगे हम क्या कर सकते हैं इस पर भी केंद्रित होना चाहिए। तो जो रूस और यूक्रेन पर जो युद्ध वहां पर चल रहा है 47 दिनों से, तो 2 बार उस पर वोटिंग भी हुई। उसके विपक्ष में भारत ने मतलब दबाव भी है, रशिया का एक दबाव भी। यहाँ देखो आपको एक बात समझाता हूँ, भारत जो है वो रशिया से तेल का आयात भी करता है और रक्षा मामलों में जो जितने भी रक्षा आयात होते हैं शस्त्रों के अस्त्रों के तो उसमें रशिया का सबसे बड़ा योगदान है। तो भारत उसको भी नाराज नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ जो अमेरिका और जो पश्चिमी राष्ट्र हैं चाहे वो ब्रिटेन की बात कर लो, फ्रांस की बात कर लो, जो एकजुट अभी हमें दिखाई दे रहे हैं
तो भारत उनको भी नाराज नहीं कर सकता। तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने मध्यस्थता का मार्ग अपना लिया। वो कहते हैं कि डिप्लोमेसी एंड जो डायलॉग है उसके द्वारा आप समाधान कर लो। डायलॉग मतलब संवाद करो आप एक दूसरे का। भारत ने कह दिया कि तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए। इसकी पहली शर्त यही है, अब आप मेरे को मार रहे हो, थप्पड़ मारे जा रहे हो, मैं कहूँ संवाद करना है, थप्पड़ मारे तो आप पहले थप्पड़ मारना शुरू करो, तभी तो मैं संवाद करूंगा। पहले मैं सुरक्षा अपनी महसूस करूं, फिर उसके बाद संवाद होगा। तो हमारी पहले मांग यही है कि जो तत्काल युद्ध है वो तत्काल बंद हो किसी तरह से, और उसके बाद संवाद और कूटनीति के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जाए। तो भारत में तेल पर जो असर पड़ा, और भारत में तेल पर तो इतना ज्यादा क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात और ईरान, इराक इन देशों से भी हम तेल का आयात करते हैं, लेकिन सूरजमुखी और वो जो उर्वरक है फर्टिलाइजर, उनका जो वहां से रूस से आयात होता है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। सूरजमुखी और उर्वरक जो किल्लत उर्वरकों की हमने देखी वो इस संघर्ष के कारण उत्पन्न हुई है। मतलब विकल्प, अन्य विकल्प खोजे जा सकते हैं, जैसे तेल के आयात में विकल्प खोज सकते हैं, ज्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सूरजमुखी और जो उर्वरक है, सूरजमुखी का तेल, उसकी आयात पर कोई विकल्प ढूंढ ही नहीं सकते, हमें रशिया पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो भारत से संबंधित अब आगे की राह यही हो सकती है कि भारत को 2014 की तरह, जो 2014 में जब इस प्रकार की घटना हुई थी, भारत पर दबाव बनाना था कि आप या तो हमारे पक्ष में या आप हमारे विपक्ष में। तो भारत ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि आप जो चाह रहे हैं कभी नहीं हो सकता, हम विपक्ष या पक्ष दोनों में से किसी की तरफ नहीं है। हम एक बीच का रास्ता, मध्यस्थ का रास्ता अपनाएंगे और दोनों पक्षों के बीच वार्तालाप का। चाइना, संयुक्त अरब अमीरात और भारत तीनों ने 2 बार वोटिंग हुई उसके विपक्ष में, तो उस वोटिंग से उन्होंने जो है इनकार किया था। और भारत रूस और यूक्रेन दोनों से ही संवाद की और कूटनीति के द्वारा इस मसले की हल की बात कर रहा है। हमने ऑपरेशन गंगा के समय भी देखा कि उसमें जो रूस की जो सेना थी उन्होंने भारतीय तिरंगे को जो लेकर के नागरिक जो वहां के छात्र वहां पर पढ़ने गए थे उनको उन्होंने आने की इजाजत दे दी। तो ये किस प्रकार हुआ, हम एक तरफा हो जाते तो शायद वहां के जो यूक्रेन की पुलिस फोर्स थी, वहां यूक्रेन की सेना थी, वो भारतीय छात्रों को कुछ उनके सामने मतलब समस्या पैदा कर सकती थी। लेकिन जब दोनों की मध्यस्थता का मार्ग रहा तो यूक्रेन ने भी हमारी सहायता, जो नागरिक हैं वहां के जो छात्र हैं उनको निकलने में सहायता की, और रूस ने भी वहां सहायता मुहैया कराई। तो इस प्रकार जो है भारत को 2014 में जो तटस्थ हो रहा था उसी प्रकार इस समय वो रह करके आगे बढ़ सकता है और इस मसले पर आगे कोई हल हो सकता है। अब कूटनीति के द्वारा जो भारत पर दबाव बनाए जा रहे हैं, पुतिन के द्वारा जो भी दबाव है, उन दबावों को सुरक्षित मतलब दबाव को पूर्ण रूप से झेलते हुए मोदी सरकार को, जो भारत सरकार है, उसको तटस्थ रहना चाहिए अपनी विदेश नीति में। और जो भी ये जो देश कह रहे हैं कि यहाँ तो आप हमारे पक्ष में या हमारे विपक्ष में, यहाँ आप रूस के साथ या हमारे साथ, तो उसको हमें कतई मतलब स्वीकार नहीं करना चाहिए। यही मेरे हमारा आगे का जो मत हो सकता है, यही मेरी राय है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आज हमारे इस प्रोग्राम में बता रहे।